वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का एक्सप्लेनेशन, जिसका कि नया नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s। यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स का 1990s में पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया था। इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से उसका जो नेचर है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, सब चेंज हो गया था। लिंक करते हैं हम इमरजेंसी वाले चैप्टर से और फिर धीरे धीरे मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट पर लेकर के आती हूँ। देखो, तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, है ना। इमरजेंसी लगाने के बाद जब इमरजेंसी हटी और नए इलेक्शंस हुए, जनता बहुत नाराज थी इंदिरा गांधी से और उन्होंने जनता पार्टी को जितवा दिया था। लेकिन जनता पार्टी अपने आप को ज्यादा स्टेबल रख नहीं पाई और 1980 में ही वापस से इलेक्शन करवाने पड़े थे। अब जब 1980 में इलेक्शन हुए तो लोगों ने वापस से एक नारा चलने लग गया था, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। तो लोगों ने 1980 में वापस से इंदिरा गांधी को जिता दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर की गोल्डन टेम्पल्स में कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो छुपे हुए थे। ठीक है, और पंजाब का एक नया सेपरेट नेशन बनाने की भी बात उठ रही थी, खालिस्तान वाली। और इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, 84 की बात है। इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिस ताकि वो गोल्डन टेम्पल से वो जो लोग हैं जो छुपे हुए हैं उसके अंदर, उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, उस चक्कर में गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ठीक है, और अकाल तख्त वहां का जो है गोल्डन टेम्पल, बेसिकली जिसको नहीं पता मैं बता दूं, अमृतसर में एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है सिखिज्म में। और वहां पर गोल्डन टेम्पल में और अकाल तख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था वहां पर उस ऑपरेशन की वजह से, जिसकी वजह से सिख सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्म हुए थे। ठीक है, सारे जो जितने भी सिख हैं उनमें रोष था कि किस तरह से हमारे धार्मिक प्लेस को इस तरह से खराब कर दिया गया, इस तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के ही 2 बॉडीगार्ड थे जो कि सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी इस ऑपरेशन के बाद। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद पूरी जगह पर पूरा जो देश है, मेनली दिल्ली, वायलेंट मोड पे आ गया था। और इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद फिर एकदम से सिखों पर अटैक होना शुरू हो गया, है ना। और आफ्टर दैट टाइम बीता और लोगों में इंदिरा गांधी की जो इमेज थी लोगों के मन में बहुत ज्यादा हैवी वाली, कि मतलब कितनी अच्छी लेडी थी, कितनी अच्छी थी, ऐसे। तो इस लोगों की सिंपैथी थी इंदिरा गांधी के साथ। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कांग्रेस है ये बहुत ज्यादा हैवी विक्ट्री से जीती अगले इलेक्शंस में। ठीक है, 1984 में जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा हैवी विक्ट्री से जीती। इट वाज 415 सीट्स दे गॉट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट था। अब तुम यहां पर समझो, अब और प्राइम मिनिस्टर कौन बना इस पर कांग्रेस का? राजीव गांधी, है ना। अब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होने हैं, दैट इज इन 1989। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर 1989 से आगे वाला टाइम देखने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आए, क्या कुछ नयापन आया और इसने किस तरह से हमारी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो, सबसे पहले जब 1989 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, तुम्हें मैंने अभी बताया 415 सीट्स मिली थी लोकसभा में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और कांग्रेस को एक सिंपैथी वोट मिला था। ठीक है, और
अब 1989 में कांग्रेस की ये हालत हो गई थी कि सिर्फ 197 सीट्स ही मिल पाई थी कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस ने अपनी 1991 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो कांग्रेस दोबारा पावर में आ गई थी, ठीक है, लेकिन अभी वो वाली चीज नहीं रह गई थी। मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसको कहते थे ना कांग्रेस सिस्टम, वो खत्म हो गया था। मतलब अब ऐसा था कि कांग्रेस पहले क्या था, कांग्रेस की इमेज ऐसी थी कि कांग्रेस ही है करता धरता, मतलब कांग्रेस इज द डोमिनेंट पार्टी एंड ऑल दैट। कांग्रेस को मतलब इंदिरा गांधी जब एक बार जब हम हारे थे बीच में, ये इंदिरा गांधी या फिर कम सीट्स आई थी, यानी कि बेसिकली आई एम रेफरिंग टू द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री वाला जो टाइम था। उस वक्त तो कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं दिखती थी। फिर जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो धीरे धीरे, थोड़ा तुम्हें याद होगा, तुमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया था, तो कांग्रेस को सीट्स कम मिली थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पावर में थी। मगर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म किया, उनको गरीबों और डिप्रेस्ड क्लास के ज्यादा नजदीक ले गई, जिसकी वजह से कांग्रेस पावर में बनी रही। एंड इवन आफ्टर एमरजेंसी, चाहे जनता पार्टी थोड़े से पीरियड के लिए आई हो, लेकिन फिर भी आफ्टर दैट लोगों ने कांग्रेस को ही चुना था, है ना। तो अब तक कांग्रेस ही चल रही थी, मतलब एक एक सेंट्रलिटी थी कांग्रेस के पास कि कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस। अब 1989 के बाद से वो कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस, वो जो सेंट्रलिटी थी ना, जो जो वो चीज थी, वो खत्म हो चुकी थी। दैट मीन्स द कांग्रेस सिस्टम गॉट एंडेड बाय दिस टाइम। तो पहली जो डेवलपमेंट थी 1990s की इलेक्शंस की, वो यही थी। हालांकि 1991 में कांग्रेस एक बार वापस से पावर में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो जो सेंट्रलिटी थी ना, वो खत्म हो गई थी। द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल इशू। देखो क्या था कि एक मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसको ये बताना था, जिसने कि ऐसी क्या कोई कास्ट्स हैं, कोई क्लासेस हैं जो दबी कुचली हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है, जिनको जरूरत है। तो क्या हुआ, 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट वीपी सिंह के अंडर, उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया। मंडल कमीशन ने ये कहा था कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं, कास्ट्स हैं, जिनको की जॉब्स में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, ओबीसीज। तो इस वक्त क्या था, जब ये बात हो गई, वीपी सिंह ने ये कह दिया कि जी हम मंडल कमीशन को अप्रूव करते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं ये हम मानते हैं और ओबीसी रिजर्वेशन कर दो। तब एंटी मंडल प्रोटेस्ट्स हुई और सपोर्टर्स, जो ऑब्वियसली जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो तो सपोर्ट करेंगे और बाकी बचे रह गए वो ओपोज करेंगे। तो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में वायलेंट हथियार, मतलब भयानक लड़ाई हो गई थी इंडिया में, ठीक है। और इस इशू को कहा गया था मंडल इशू, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा सिंस दिस इवेंट, ठीक है। देन द थर्ड वॉज द एलपीजी पॉलिसीज। देखो अब नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। हालांकि राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन 1991 में चेंजेस सबसे ज्यादा विजिबल हुए जब पी नरसिम्हा राव एक प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, और मनमोहन सिंह जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने एलपीजी पॉलिसीज शुरू की। एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। काफी सारे एरियाज जो कि गवर्नमेंट के अंडर थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, ठीक है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन कर दिया। हमारी कंट्री में ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स आने लग गए, है ना, और काफी सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आने लग गया हमारी कंट्री में। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को अपने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी कि हम लोग अब
ज्यादा इंटीग्रेट हो गए वर्ल्ड के साथ। इंडिया ज्यादा इंटीग्रेट हो गया अब वर्ल्ड के साथ। पहले इंडिया अपने अंदर अंदर में रहता था और हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ताकि हमारे घर के जो प्रोड्यूसर्स है इंडिया के, वो कहीं दबे कुचल ना जाएं फॉरेन कंपटीशन की वजह से। लेकिन आफ्टर 1991 फॉरेन प्लेयर्स को आने दिया गया और कंपटीशन और बढ़ा। 1991 की अगर मैं बात करूँ तो एलपीजी पॉलिसीज का कुछ ऐसा था कि देखो 1991 में क्या हुआ था, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास इतना कम रुपया रह गया था कि हम उससे सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट और मंगवा सकते थे। और हम बिल्कुल एकदम क्रैश पर आ गए थे, पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रैश पर आ गई थी। इसके बाद ये लोग एलपीजी पॉलिसीज लेकर आए। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स ने किया, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जितनी भी बाद में आई उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज नहीं किया। मतलब दे ऑल एक्सेप्टेड द एलपीजी पॉलिसीज। Then next was the demolition of बाबरी मस्जिद। ठीक है, अयोध्या में एक जगह थी, एक बाबरी मस्जिद थी जिसको कि ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसको कि तोड़ दिया जाता है कर सेवक द्वारा। कर सेवक ऐसा मानते थे कि यहाँ पर ये तो रामलला जो भगवान श्री राम है उनकी धरती है और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनका मंदिर था, जिसको कि तोड़ करके बाबर और मीर बाकी ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जो कि गलत है। तो उन्होंने, वो लोग खुद एक ऑर्गेनाइजेशन सी बना करके गए और 1992 दिसंबर में उसे तोड़ दिया। इसके बाद से बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी आफ्टर दिस इंसिडेंट, और एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई थी कि हिंदुत्व के अकॉर्डिंग वो पॉलिटिक्स करने लग गए थे कि हिंदुत्व को आगे रखना चाहिए एंड ऑल दैट। हम यार बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस से बाहर चला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से शुरू हो गई थी। या सो दिस वाज द थिंग। एंड जो पांचवी जो चीज थी वो ये थी कि 1991 मई में कांग्रेस की लीडरशिप में चेंज आता है, क्योंकि जो राजीव गांधी है उनका मर्डर, उनका असैसिनेशन हो जाता है। देखो, जब भी किसी पॉलिटिशियन का मर्डर होता है ना, उसका जो टर्म होता है हम यूज करते हैं वो कहते हैं असैसिनेशन। तो राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टोरी है किस तरह से श्रीलंका में, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में श्रीलंका के बारे में। उसमें आपने देखा था कि किस तरह से एलटीटीई को, जो श्रीलंका का एक मिलिटेंट ग्रुप था, ज़्यादा पीछे की स्टोरी में नहीं जाऊंगी, आप चैप्टर 5 रेफर कर सकते हैं। तो एलटीटीई में राजीव गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडियन फोर्सेस गई थी श्रीलंका, ठीक है, और एलटीटीई से हमारी लड़ाई हो गई थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने अपनी फोर्सेस हटा ली थी। एलटीटीई के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने एक लेडी सुसाइड बॉम्बर भेजी राजीव गांधी के पास, और जैसे ही वो राजीव गांधी के पैर छूने लगी वैसे ही वो बॉम्ब फट गया, वो लेडी भी गई और वो राजीव गांधी जो हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ठीक है, मतलब उनको मार दिया गया था। तो इस तरह से जो लीडरशिप है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, अब राजीव गांधी मर चुके थे। आफ्टर दैट नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इन 1991 इलेक्शंस। नाउ इज द एरा ऑफ कोलिशन। देखो 1989 के बाद से कोलिशन का एरा शुरू हो गया। 1989 में कांग्रेस तो हार गई थी, ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस जितनी मेजॉरिटी ले सके। मतलब आज के टाइम में तो बीजेपी, यू कैन इमेजिन फॉर दैट, ठीक है, कि अकेली बीजेपी को इतनी सारी सीट्स मिली है ना।
मगर उस वक्त 1989 के टाइम पर कांग्रेस के अलावा और कुछ कहीं मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो जो अकेले अपने दम पर आ सके। कांग्रेस हालांकि 1989 के इलेक्शंस में भी लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन इनको भी बहुमत नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से जो बाकी की पार्टीज हैं ये एक साथ आपस में जुड़ गई। नेशनल फ्रंट जो कि खुद खूब सारी पार्टीज थी मिलकर के, जनता दल और बाकी सारी पार्टीज, इनको सपोर्ट मिल गया बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट का 1989 के इलेक्शंस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कहने का मतलब है नेशनल पार्टी पावर, नेशनल फ्रंट जो है उन्होंने कुछ उनका वोट हुआ, वो पार्लियामेंट में थी एक तो, और उनको बाहर से सपोर्ट किया बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने। और मजे की बात यह है बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों ही, बीजेपी राइट पार्टी है, राइट विंग पार्टी है, और लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट विंग पार्टी है। ठीक है, लेफ्ट राइट आई फील कि आपको चैप्टर 2 में देखना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा डीपली समझाया है ना। तो ये दोनों अलग अलग पार्टीज एक साथ नेशनल फ्रंट को बाहर से सपोर्ट कर रही थी। मतलब इन्होंने ज्वाइन नहीं की इनकी गवर्नमेंट नेशनल फ्रंट की, लेकिन बाहर से सपोर्ट पूरी तरह था, जिसकी वजह से वीपी सिंह जो है वो पावर में आ गए थे। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग। यहां पर कोलिशन का एरा खत्म शुरू होता है। डिक्लाइन ऑन द कांग्रेस। तुम्हें पता है इस वक्त के टाइम में कांग्रेस डिक्लाइन कर गई थी कि पहले तुम्हें याद है कि नेहरू के टाइम पर कांग्रेस सिस्टम चल रहा था, चलता रहा चलता रहा। इंदिरा गांधी जब पावर में आई तो कांग्रेस थोड़ा सा गिर गई थी, थोड़ी परफॉर्मेंस, लेकिन इंदिरा गांधी ने वापस उसको कांग्रेस को रिवाइव किया जब उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा सोशलिज्म का टच दे दिया। हालांकि आज भी कांग्रेस सेंटर की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी ने थोड़ा प्रो पुअर टच दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर से धराशायी हो गई थी, और एक मल्टी पार्टी सिस्टम, एक एरा, कोलिशन एरा शुरू हो गया था। यहाँ पर ये कहते हैं कि हालांकि हमारे हमेशा से खूब सारी पार्टीज रही हैं, मतलब राइट फ्रॉम आर आज़ादी हमारे पास खूब सारी पार्टी थी जिन्होंने इलेक्शंस लड़ा, लेकिन 1989 के बाद से हुआ क्या था कि एक और दो पार्टी को ज्यादा सीट्स नहीं मिलती थी। ठीक है, ऐसा नहीं, और कांग्रेस को भी नहीं मिलती थी, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं होती थी जिसको कि बहुमत मिल सके। अब खूब सारी पार्टियां एक साथ मिल मिल के, पता नहीं कितनी सारी पार्टीज एक साथ मिल मिल के किसी तरह पावर में रहती थी। तो ये वक्त शुरू हो गया था। ओके, सो अलायंस पॉलिटिक्स। यहां पर अब हम देखने वाले हैं अलायंस पॉलिटिक्स, किस तरह से अलायंस बनते थे, क्या उनमें कंसिडरेशन होते थे, विल सी दैट। Okay, so I feel we should continue it in a next part. It will be more better because video has become bit too long. So this is the end of this video. Thanks for watching it.